हेलो एवरीवन, ये वायुदाब मापी का चित्र है। अब ये नेक्स्ट चित्र है वायुदाब मापी का। और हम आप एक इमेज और आगे देखेंगे, उसमें देखेंगे पूरा एक बताया गया है कि वायुदाब की पेटियों की स्थायी हवाएं जो चलती हैं। सबसे बीच में ब्लू पट्टी आप देख रहे हैं, विषुवत रेखीय शांत पेटी कहते हैं। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। फिर एक ब्लैक पट्टी है जहाँ उच्च वायुदाब है। फिर पीली पट्टी है जिसमें दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। फिर ऊपर गुलाबी पट्टी उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय पवनें। आप देख सकते हैं 0 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री 0 से 5 और दक्षिण में 0 से 5। ये ITCZ जोन उष्णकटिबंधीय अभिसरण या शांत पेटी डोलड्रम पेटी कहा जाता है इसे। ऊपर फिर 5 से 30 डिग्री 30 से 35 उच्च वायुदाब। फिर 60 से 65 फिर उच्च वायुदाब। और फिर आप देखेंगे ऊपर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और नीचे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पूरा दिया गया है। ब्लैक कलर में उच्च वायुदाब और ब्लू कलर में निम्न वायुदाब आप देख सकते हैं। एक और अब इमेज आ रही है आगे, उसमें आप देखेंगे कि ये देखिए, इसमें बीच में भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं। फिर उपोष्णकटिबंधीय हॉर्स अक्षांश का मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। फिर सनातन पवनें, अधोध्रुवीय पवनें, फिर ध्रुवीय पवनें, फिर उच्च दाब पवनें। जिस प्रकार से ऊपर चलता है उसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे। और बगल में आपको डिग्रीज दी गई हैं, 0 डिग्री से 23 डिग्री तक, 30 डिग्री तक, 30 से 35 डिग्री उच्च दाब पेटी, फिर निम्न दाब, फिर 60 डिग्री वाला, फिर ये आपके देखेंगे निम्न दाब पेटी है, फिर उच्च दाब पेटी। और फिर ध्रुवों के क्षेत्र में आप चले जाएँ तो वहाँ और उच्च दाब पेटी हो जाती है। हॉर्स अक्षांश दोनों और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दिए गए। हॉर्स अक्षांश क्यों कहते हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरा आपको समझाऊंगा। एक इमेज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में आप देखें इसे कन्वर्ट करके कि इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट जो है मिड में है 0 डिग्री इक्वेटर पे आप देखें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थर्न ट्रेड विंड्स को देखें एंड ऊपर देखें ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड्स जिन्हें हम कहेंगे। प्रिवेलिंग वेस्टर्न कहें, सब पोलर लो प्रेशर आप कहेंगे। ऊपर हाई प्रेशर एरिया जो पोलर्स एरिया में है। नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट दोनों पार्ट्स में आपके हाई प्रेशर एरिया होता है। एंड आप देख सकते हैं पूरा बेल्ट को। इंग्लिश मीडियम वाले वो सब बच्चे हैं। सो आगे हम एक और इमेज के माध्यम से देखेंगे कि इसमें वायुदाब कहते किसे हैं। वायुदाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि किसी भी दिए गए स्थान तथा समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ को संपूर्ण भार जो होता है, इसकी इकाई मिलीबार में, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। 4 पेटियों में बांटा गया है साधारण से। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, और दूसरी होती है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी जो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और आगे आप पूरा हेलो एवरीवन, मैं आज का एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक होगा वायुदाब। इस टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा पवनें। क्योंकि पवनों को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है वायुदाब, कि वायुदाब होता क्या है। सीधा सा सिद्धांत आप सभी जानते हैं कि पवनें चलती हैं। पवनें चलती क्यों हैं? तो वायुदाब के कारण। तो इसीलिए हमें ये समझना है पहले कि वायुदाब होता क्या है और ये वायुदाब लगता कैसे है। तो आपने वायुमंडल पढ़ा, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया वायुमंडल के बारे में समझाया, उसमें मैंने बताया कि वायुमंडल होता है, उसमें क्षोभमंडल में 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल से आगे यहाँ आप देखें तो 60 किलोमीटर तो ऊंचाई तक आपका समताप मंडल। क्षोभमंडल समताप के मंडल के बाद में ये आपका 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 से 400 किलोमीटर तक आपका ये आयन मंडल, और 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई का ये आपका बहिर्मंडल। तो ये जो वायुमंडल की इतनी मोटी परत है, हज़ारों किलोमीटर मोटी, इस वायुमंडल की परत के कारण जो दबाव पड़ता है पृथ्वी सतह पर, जो दबाव पड़ता है निचली सतह पर क्षोभमंडल में, वही कहलाता है वायुदाब। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है वायुदाब का अध्ययन जो है सर्वप्रथम ऑटो फॉन गैरिस ने किया था। बार देखें, वायुदाब का अध्ययन सर्वप्रथम ऑटो फॉन गैरिस ने किया था। लेकिन जो इस वायुदाब की खोज की थी वो की थी ग्यूरिक ने। किसने की थी?
ग्यूरिक ने वायुदाब की खोज की थी कि वायुदाब होता क्या है। अब हम इसे और डिटेल से समझेंगे कि वायुदाब क्या है। तो सीधा सा तो हम समझ ही गए कि वायु के जो वायुमंडल है उसके कारण जो दबाव पड़ता है उसे हम वायुदाब कहते हैं और इसे बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुदाब के मापन का जो यंत्र है जो वो क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है जैसे उस पर दबाव पड़ता है वायु का तो उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि कितना दाब है। वायुदाब के आधार पर हम वर्गीकरण करके देखें तो पृथ्वी पर 4 वायुदाब कटिबंधों में बांटा गया है। 4 कटिबंध बनते हैं वायुदाब का। तो इसमें पहला जो आता है विषुवत रेखीय निम्न दाब कटिबंध। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की बात कर रहे हैं हम, और ये होता है, इसे कई बुकों में 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी दिखाया जाता है। कुछ में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी दिखाया जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब ये 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पाई जाती है। उसके बाद आए तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की बात करें तो ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य पाई जाती है। और निम्न दाब, इनमें क्रम देखिएगा, पहले निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर चौथी जो पेटी आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर हमारे 2 ही ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो ये 80 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों तक, कहाँ तक, ध्रुवों तक यह पेटी पाई जाती है। मैंने अभी पहले बताया कि वायुदाब का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ओटो फॉन गैरिस ने वायुदाब का अध्ययन किया था कि वायुदाब होता क्या है, किस प्रकार से लगता है। वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, एक यंत्र होता है। और वायुदाब को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखें तो यहाँ पर वायुदाब समुद्र तल कैसा है, समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलते जाएंगे वैसे वैसे दाब भी कम होता चला जाता है। इसीलिए आप देखें हिल्स एरिया पे जाते हैं तो ऑक्सीजन में कमी आने लगती है, वायुदाब कम हो जाता है। तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है वायुदाब के कम होने का। आप देखते हैं जब गर्मी अधिक पड़ेगी तो गर्मी अधिक पड़ने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उड़ने लगती है, और ऊपर उड़ने लगती है क्योंकि उसमें जलवाष्प जो होता है, जल जो होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर उड़ने लगता है। इसके कारण आपके क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है तापमान के कारण। अगला आता है जलवाष्प। जलवाष्प आप जानते ही हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प जो रहेगी वो ज़्यादा रहती है, वाष्प की मात्रा, जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाएगा। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाएगा। इसके कारण आप सीधे से देख सकते हैं कि वायुदाब में प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति पाई जाती है। इसको इस डायग्राम के माध्यम से और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपको इस क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया। अब ये रही हमारी पूरी पृथ्वी। इस पृथ्वी में हम देखें तो मध्य रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इस भूमध्य रेखा में हम देखें तो यहाँ बीचों बीच जो पहला हमने पाया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का मतलब, क्योंकि यहाँ देखो मैं इसको हटा सा थोड़ा सा सूर्य जो होता है, सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके कारण तापमान भी अधिक प्राप्त होता है, और तापमान जब अधिक प्राप्त होगा तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात। और गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और ये इसीलिए देखो यहाँ पर इसे शांत कटिबंध या शांत वायुजन्य पेटी भी कहा जाता है। शांत क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है।
इसे डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। ये पेटी 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 0 से 5 या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और इसके बाद देखें उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध की बात करें, दूसरा कटिबंध आता है। पहला कटिबंध हमने विषुवतरेखीय निम्नदाब पेटी की बात की, और उसके बाद हम देखें तो दूसरी पेटी आ जाती है शांत कटिबंध, डोलड्रम। पहली आ गई, डोलड्रम कहते हैं, शांत कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा पर होती है, अधिक ताप होता है। इसके बाद उपोष्ण, लेकिन ये निम्न, यहाँ उच्च ताप होगा और निम्न दाब होगा। दूसरी उपोष्ण, उपोष्ण में उच्च दाब हो जाता है। कैसा हो जाता है? उच्च दाब। उच्च दाब, तो उच्च दाब होगा तो इसमें देखें सीधी से उच्च दाब होगा। और आपको पता है पवनें कहां से चलती हैं? पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पवनों की प्रवाह हमेशा होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ उच्च वायु दाब पाया जाता है इस पेटी में, उपोष्ण में। इसीलिए पवनें आप देख रहे होंगे, यहाँ ये रेखा ये नीचे की ओर एरो जाएगा और इस रेखा से ऊपर की ओर जाएगा। नीचे यानी भूमध्य। जब निम्न दाब हो जाता है तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती हैं। और इस पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। यहाँ पर अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इनकी बात करें तो मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक छोटी कहानी मैं बता दूं कि अश्व अक्षांश, यहाँ व्यापारी जो होते थे समुद्री क्षेत्रों में व्यापार की जो बड़े बड़े जहाज अपने ले जाते थे, उनमें व्यापारी अपना सामान रख करके तो अपने घोड़े भी ले जाते थे। और उन घोड़ों, और यहाँ उच्च दाब होने के कारण जो उनका जलयान होता था उसमें दाब अधिक हो जाता था, घनत्व बढ़ जाता था। इसके कारण वो घोड़ों को जल में फेंक दिया करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा अश्व अक्षांश। उच्च दाब है। आगे जैसे आप तीसरे पे पढ़ेंगे, दूसरा हो गया, तीसरे पे पढ़ेंगे उच्च ध्रुवीय निम्न दाब। निम्न दाब है, निम्न दाब है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चल रही हैं। ठीक है। इसे उपध्रुवीय, ध्रुव से पहले इसीलिए कहा गया उपध्रुवीय। 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य का ये क्षेत्र पाया जाता है, उपध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। निम्न दाब होता है। इसके बाद जो आती है वो आती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। उत्तर में चले जाओ तो उत्तरी ध्रुवीय, दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिणी ध्रुवीय। और ध्रुव है, दोनों में ठंड ज़्यादा होती है। अब सभी को पता है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे दाब भी अधिक पाया जाता है, इसलिए यहाँ ध्रुवीय उच्च दाब होगा। ये कैसा होगा? उच्च दाब। और पवनें ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी। जो मैंने ये स्थिति यहाँ ऊपर के लिए बताई है, वही स्थिति नीचे वाले उत्तरी गोलार्ध में बताई है, वही दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है दाब प्रवणता। जैसे मान लीजिए ए और बी, दो बिंदुओं के मध्य दाब के अंतर को ही दाब प्रवणता या अंतराल को ही दाब प्रवणता कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि वायु दाब क्या होता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। 4 भागों में पूरी पृथ्वी को वायु दाब के आधार पर बांटा गया है। विषुवतरेखीय, उपोष्ण, उपध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च दाब। वायु दाब का अध्ययन जो है सर्वप्रथम ओटो पॉन गैरिस ने किया, लेकिन खोज की थी ग्यूरिक ने। वायु दाब को प्रभावित करने वाला एक समुद्र से ऊंचाई, तापमान, जलवाष्प आदि। ये पूरा डायग्राम। दाब प्रवणता क्या है? पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। आगे मैं ये सारा जो बता रहा हूँ इसके नोट्स भी मैं आपको आपके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ इसे देख सकें और जो इसके नोट्स हैं उनको इजीली पढ़ भी सकें। ठीक है, थैंक यू।